नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 47 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 47 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल की तो है लोथल। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल जो है वो भोगवा नदी, कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई। तो लोथल की जो खुदाई है, लोथल का जो उत्खनन है वो एस आर राव, किसके द्वारा, एस आर राव के द्वारा किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ पे धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी कौन सा है, लोथल। तो धान की खेती के जो साक्ष्य मिले वो भी हमें लोथल से मिले थे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर इस सीरीज में करवाई जाएगी। देखिए लोथल से आपको क्या क्या मिला। तो अगर लोथल की बात की जाए और आप कमीशन का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछती जाएगी। यहाँ से बंदरगाह भी मिले, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह देखने को मिले, तो वो भी लोथल से मिले। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल कौन सा है, तो वो भी आपका लोथल माना जाता है। देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, यहाँ से बहुत सारे इसके स्थल हैं, जैसे कि आपका बनावली। बनावली कहाँ पे पड़ता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो बनावली जो है आपका हिसार हरियाणा, कहाँ पे, हिसार हरियाणा। और अगर आप भी टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन या टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक बैच में आपको, अगर मैं बताऊं कमीशन बैच में 11 से 12 सब्जेक्ट रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है मात्र और मात्र 499 रुपये में। आपके लिए यहाँ पर लाइव प्लस, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई है, जिसकी वैलिडिटी आपके पास काफ़ी सालों तक रहने वाली है। और ऊपर से अगर मैं बात करना चाहूँ, नोट्स भी साथ में आपके लिए दिए जा रहे हैं और एवरी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409 पे, और आप भी एनरोल हो सकते हैं क्योंकि इस बैच में 300 प्लस स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो चुके हैं। मैं बात कर रहा था बनावली की, जो कि हिसार हरियाणा में है। उसी प्रकार मांडा कहाँ पे, तो मांडा जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, बहुत बार पूछा गया है। मांडा की अगर मैं बात करता हूँ तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है ये भी। कालीबंगन, अगर कालीबंगन की बात करता हूँ, कालीबंगन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कालीबंगन भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और अगर कालीबंगन की बात करता हूँ तो इसकी जो खोज है वो बीके थापर ने की। और कालीबंगन भारत के किस राज्य में वर्तमान में पड़ता है, तो याद रखना राजस्थान। कालीबंगन जो है कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। एक बार पूछा गया था कि जो कालीबंगन शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगन जो ये है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो अगर कालीबंगन की बात करता हूँ तो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा, बहुत बार पूछा गया है धोलावीरा कि धोलावीरा किस नदी के किनारे है। तो धोलावीरा की जो खोज है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और अगर मैं धोलावीरा की बात करता हूँ तो धोलावीरा आपके गुजरात में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसी प्रकार आप जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो बहुत आसान है। मोहनजोदाड़ो की मैं बात करता हूँ तो इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदाड़ो भारत में नहीं है तो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है भी। 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करता हूँ तो ये सिंधु नदी, कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है कहीं ना कहीं मृतकों का टीला, ये भी पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पे हमें बहुत सारे, जैसे पुरोहित आवास कहाँ से मिला, तो पुरोहित आवास जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। अन्नागार मिला था हमें यहाँ से। विशाल स्नानागार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विशाल स्नानागार हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो वो भी कहाँ से हुआ था, मोहनजोदाड़ो से ही हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पुराना जैन धर्म ग्रंथ माना जाता है, तो अगर बात करें सबसे पुराने जैन धर्म ग्रंथ की तो वो कौन है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने बिल्कुल ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सबसे पुराना जैन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो अगर मैं सबसे पहले जैन धर्म ग्रंथ की बात करता हूँ तो जो सबसे पुराना जैन धर्म ग्रंथ है वो है
शतखंडागम, शतखंडागम या इसको आगम भी कहते हैं, या जैन साहित्य को आगम के नाम से भी या शतखंडागम के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे पुराने जैन ग्रंथ माने जाते हैं। देखिए अगर मैं जैन की बात करता हूँ, जैन साहित्य या आगम जिसको कहते हैं, इसमें 12 अंग है। कितने अंग है? 12 अंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 12 ही उपांग है। तो याद रखना 12 अंग 12 उपांग है जैन साहित्य में, और साथ में 10 प्रकीर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकीर्ण कितने? 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है। 6 सूत्र कितने हैं? 6 छेद सूत्र है, 4 आपके मंगल सूत्र है। आपको ये याद रखने हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो 10 प्रकीर्ण है जैन साहित्य में, 6 छेद सूत्र है, 4 मंगल सूत्र है जैन साहित्य में, और याद रखना है 1 नदी सूत्र। तो नदी सूत्र कितना है? 1 नदी सूत्र है। तो ये सारी की सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, 12 अंग और 12 ही उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मंगल सूत्र है, और 1 क्या है? नंदी सूत्र है। अगर मैं जैनों की बात करता हूँ तो जैन भी 2 भागों में बटे थे, एक थे स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। देखिए स्थूलभद्र और भद्रबाहु, देखिए जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैनिज्म के जो अनुयायी थे, अनुयायी मतलब कि भक्त, ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक कौन से थे? आपके स्थूलभद्र के शिष्य, और दूसरे थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों आपको याद रखने हैं। अगर मैं स्थूलभद्र की बात करता हूँ तो स्थूलभद्र वो थे जो स्थूलभद्र के थे श्वेतांबर शिष्य, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के कौन थे? ये भी पूछा जाएगा, दिगंबर। तो भद्रबाहु शिष्य, दिगंबर शिष्य किसके थे? तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कहलाए गए दिगंबर, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो कहलाए श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ था श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जो कि सफ़ेद जो वस्त्र है उनको धारण करते थे, और दिगंबर वो जैन मुनि थे जो कि नग्न रहते थे। तो याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस बात को याद रखना। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ भी हुई है। कितनी संगीतियाँ? संगीति होती है एक प्रकार की बैठक, एक मीटिंग, एक सम्मेलन। 2 संगीतियाँ जैन धर्म की हुई है। प्रथम जो संगीति जैनिज्म की हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और 300 ईसा पूर्व में जो जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म की पहली संगीति कब हुई थी, तो बोलेंगे पहली संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रम में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो था वो शिष्य था स्थूलभद्र। कौन है भैया? स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र के जो शासनकाल में ये हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये हुई थी, आपको याद रखना है। और दूसरी जो बौद्ध संगीति वो 36 शताब्दी ईसा पूर्व या 512 ईस्वी में, याद रखना 512 36 शताब्दी में या 512 ईस्वी में जो है वो क्या हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति काफ़ी लेट हुई थी। कहाँ पर हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति? बल्लभी में। और बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात। कहाँ पड़ता है बल्लभी? गुजरात में पड़ता है। और किसकी अध्यक्षता में? श्रमा श्रवण। क्या नाम है? श्रमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी आपकी दूसरी बौद्ध संगीति। तो ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दोनों ही बातें ना परीक्षा में काम आने वाली बात है। तो आप इन बातों को बहुत ही डिटेल से याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, और हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ पर लोसर त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए ये किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में भी। तो ऑप्शन सी, दोनों जहाँ पे दोनों ऑप्शन में होंगे वहाँ दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लोसर एक नव वर्ष का त्यौहार है, और ये तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाता है, और ये किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में, दोनों ही जिलों में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछता है कि फुलेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, और जब भी फुलेज त्यौहार पूछा जाता है तो ऑप्शन में किन्नौर भी होता है और लाहौल स्पीति भी होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका फुलेज फेस्टिवल है वो सिर्फ किन्नौर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि गोची फेस्टिवल कहाँ पे होता है। तो अगर गोची फेस्टिवल की बात करें तो गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अब लाहौल स्पीति में एक फेस्टिवल दिवाली की तरह मनाया जाता है, जैसे कि आपकी बूढ़ी दिवाली आपकी कुल्लू के निर्मंड में होती है, उसी प्रकार हालदा फेस्टिवल, तो लाहौल स्पीति में दिवाली की तरह मनाया जाने वाला फेस्टिवल है हालदा। और हालदा जो है वो दिसंबर और जनवरी का जो महीना रहता है उसमें जो चंद्रा और भागा घाटी के जो लोग हैं ना उनके द्वारा जो है वो हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में ही एक फेस्टिवल और है जिद जैद, बहुत बार पूछा जाता है कि जिद जैद फेस्टिवल कहाँ होता है, तो जिद जैद फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में होता है। उसी प्रकार आपका हिमाचल में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन जितने मुझे अभी थोड़े बहुत याद आते हैं कुछ फेस्टिवल या मेले, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मिंजर
मिंजर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला, एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। तो मिंजर मेला चंबा में मनाया जाता है और मिंजर मेले की जो शुरुआत है वो चंबा के राजा साहिल बर्मन, किसके द्वारा, चंबा के राजा साहिल बर्मन के द्वारा। और अक्सर जो आजकल मैं क्वेश्चन पेपर उठा रहा हूँ उसमें मिंजर मेला हमें काफ़ी नज़र आ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना भूलें। ये चंबा के चौगान मैदान में मनाया जाता है मिंजर मेला। मिंजर शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी आप जान लो। तो मिंजर शब्द का अर्थ होता है मक्के का फूल, इस बात को आपने याद रखना है। एक चंबा में भरमौर जात्रा मेला होता है और भरमौर जात्रा मेला जो है वो अगस्त माह कब मनाया जाता है, अगस्त माह में मनाया जाता है। उसी प्रकार छतराड़ी जात्रा मेला, छतराड़ी जात्रा मेला जो है वो सितंबर में कब मनाया जाता है, छतराड़ी जात्रा मेला सितंबर माह में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। सूही मेला, सूही मेले की बात करते हैं, सूही मेला चंबा में अप्रैल माह में, याद रखना चंबा में मनाया जाता है, किस माह में, चंबा में मनाया जाता है सूही मेला अप्रैल माह में। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा मेला जहाँ पे महिलाओं एवं बच्चों का जो है, बच्चे जो है वो भाग ले सकते हैं, तो वो आपका कौन सा मेला है, सूही मेला है, जो कि रानी नैना देवी की याद में, चंबा की जो रानी है उनकी याद में जो है मनाया जाता है। देखिए अगर मैं कुछ मेलों की बात करता हूँ शिमला के, शिमला ज़िले के भी कुछ मेले अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। वैसे पूरे हिमाचल के हर ज़िले के जो मेले हैं वो परीक्षाओं में रहते हैं। जैसे कि लवी मेला, लवी मेला जो है वो रामपुर बुशेर में अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है और ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा मेला है। घुंड मेला आपने सुना नहीं होगा, घुंड मेला, लेकिन जब पेपर में सुनता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए आज इस सीरीज को ढंग से देख ले। पुरानी जितनी भी वीडियोज़ है ये सारी वीडियोज़ आप देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। यहाँ पर मैंने वो चीज़ें कवर की है जो आपने सुनी भी नहीं होगी। तो घुंड मेला जो है वो जून और जुलाई माह में शिमला में मनाया जाता है। उसी प्रकार भैंसों का मेला तो बहुत अक्सर सभी को आता है, बुफेलो फेयर, शिमला के मशोबरा में ये भैंसों का मेला जो है मनाया जाता है। सिप्पी मेला ये मई महीने में मनाया जाता है, सिप्पी मेला, सिप्पी मेला भी शिमला में होता है और ये मई में, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, मशोबरा के साइड आपके कुफरी और मशोबरा के आसपास मनाया जाता है। और भैंसों का मेला भी वहीं पर होता है क्योंकि मशोबरा और कुफरी साथ साथ है। आपका पत्थर का खेल मेला बहुत बार पूछा गया है, पत्थर का खेल मेला। तो पत्थर का जो ये खेल मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो पत्थर का खेल मेला शिमला के हलोग में, कहाँ पर मनाया जाता है, शिमला के हलोग में जो है वो क्या मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको, हलोग याद रखना है। तो हलोग में कौन सा मेला होता है, तो पत्थर का खेल मेला शिमला के हलोग में मनाया जाता है। उसी प्रकार एक जोड़ना, एक थलोग मेला होता है, थलोग मेला, धलोग मेला। तो अगर मैं थलोग मेले की बात करता हूँ, थलोग मेला आपने सुना नहीं है, ये शिमला के चौपाल के जोड़ना गाँव है, एक बिशु के रूप में होता है, भगवान शिरगुल महाराज को ये समर्पित है आपका दलोग मेला, थलोग मेला है सारी, और ये जोड़ना गांव में मनाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने ही मेले जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी मेले हमने यहाँ से जान लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोलांग और मनालसू हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक। अब आपको बहुत आसान हो गया होगा, अगर खाली सोलांग होता मनालसू होता तो आप सोचते, लेकिन जब सोलांग और मनालसू दोनों ऑप्शन में दिए हैं, और मैंने अपनी वीडियोज़ में मैं बहुत बार बताता हूँ कि सोलांग और मनालसू जो है वो किस नदी की सहायक है, तो सोलांग तो वैली भी है। सोलांग वैली कहाँ पे है आपके, सोलांग वैली तो कुल्लू में, और कुल्लू में कौन सी नदी बहती है, ब्यास नदी। कुछ चीज़ों को अगर पकड़ना पड़ता है तो कैसे पकड़ना होता है, उनके कुछ आइडियाज़ को लेकर। जैसे कि सोलांग घाटी तो कुल्लू में है, और सोलांग घाटी अगर कुल्लू में है तो सोलांग नदी भी कहाँ पर होगी, कुल्लू में होगी, और कुल्लू में कौन सी नदी बहती है, ब्यास नदी। तो सोलांग और मनालसू दोनों की दोनों जो है वो किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है। देखिए सोलांग हो गया, मनालसू हो गया, पार्वती हो गया, आपका स्योजन हो गया, फोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोजल भी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। और आपकी सरवरी बहुत बार पूछी गई, सरवरी भी ब्यास की सहायक है। देहर नदी ब्यास की सहायक है। हंसा नदी भी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। आपकी तीर्थन बहुत बार पूछी गई है, तीर्थन नदी भी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। मलाना भी आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। ज्यूणी नदी भी किसकी सहायक है, ब्यास की ही सहायक है। आपकी सुकेती बहुत बार पूछी गई है, सुकेती खड या सुकेती नदी भी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। सोन नदी भी ब्यास की सहायक है, और आपकी सेंज नदी भी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। ये सारी की सारी नदी जो है वो किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। एक बार फिर से सुन लो, सोलंग होगी, मनालसू होगी, पार्वती हो गया, मलाना हो गया, आपका सूजन हो गया, फ्योजल हो गया, सरवरी हो गया, देहर हो गया, हंसा हो गया,
तिरतन हो गया, आपका सुकेती हो गया, सोन हो गया और सेंज हो गया। ये सारी की सारी रिवर जो है वो किसकी सहायक है, तो आपने याद रखना है ये ब्यास की सहायक नदियाँ है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सतलुज ऑप्शन में है और सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये हिमाचल में कहाँ से एंटर होती है, तो याद रखना हिमाचल में किन्नौर के शिपकीला नामक स्थान से, तो शिपकी दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है और पंजाब में जो है हिमाचल को छोड़ ये पंजाब में चली जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहाँ पे हिमाचल को छोड़ती है, तो शिपकी दर्रे किन्नौर से एंटर होती है हिमाचल में और भाखड़ा नंगल स्थान में छोड़कर पंजाब में जो है वो क्या क्या हो जाती है, प्रवेश करती है। और देखिए किन्नौर से किस जिले में प्रवेश करती है, भी क्वेश्चन आया था एक बार, तो किन्नौर से ये शिमला जिले में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये किन्नौर से, मान लो ये किन्नौर से शिमला में आ रही है, तो किस जगह से आ रही है, तो एक स्थान है छोरा, या उसको बड़ाहल भी कहते हैं। तो छोरा या बड़ाहल नामक स्थान से जो है ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के किन्नौर ज़िले से शिमला में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किन्नौर में भी बहती है, शिमला में भी बहती है, थोड़ी सी सोलन में भी बहती है और मंडी और बिलासपुर से होकर पंजाब में चली जाती है। अगर मैं सतलुज की बात करता हूँ तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ, जैसे कि बसपा इसकी सहायक है, स्पीति नदी इसकी सहायक है, स्वान खड्ड इसकी सहायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोगली खड्ड इसकी सहायक है, अली खड्ड सतलुज की सहायक है। ये सारी की सारी जो है वो किसकी सहायक है, सतलुज की सहायक है। ये भी आपको याद रखनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलांग घाटी स्थित है। जी हाँ, तो बात हो रही है मुलांग घाटी की। अगर मैं मुलांग घाटी की बात करता हूँ तो मुलांग घाटी जो है कहाँ पर स्थित है, तो मुलांग घाटी आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ से हो जाएगा कि मुलांग घाटी कहाँ पर है। तो मुलांग घाटी तो आपके कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। मुलांग घाटी के अलावा आपके लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी घाटियाँ हैं आपको पता होनी चाहिए। लाहौल स्पीति में एक है मटवा घाटी, आपने नहीं सुनी होगी लेकिन सुन लीजिए, आज इस सीरीज़ में सुन लीजिएगा, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति में ही आपके पट्टन घाटी, कौन सी घाटी है भाई, पट्टन वैली है। अगर मैं पट्टन घाटी की बात करता हूँ तो पट्टन घाटी की अगर बात की जाए तो इसको ये काफ़ी उपजाऊ घाटी और आलू के उत्पादन के लिए सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की तो वो पट्टन घाटी है। इस बात को आपने याद रखना कि आलू के उत्पादन के लिए सबसे उपजाऊ नहीं बोली है, क्योंकि सबसे उपजाऊ तो मंडी में, और मंडी की कौन सी है, वलय घाटी। वलय घाटी जो है सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की। देखिए लाहौल स्पीति की बात करता हूँ, लाहौल स्पीति में आपकी पट्टन घाटी है, मटुआ घाटी है, मुलंग घाटी है, आपकी पीन घाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीन घाटी कहाँ पर है, तो पीन वैली नेशनल पार्क और पीन घाटी भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। लिंगटी घाटी, जी हाँ आपको याद रखना है लिंगटी घाटी कहाँ पर है, तो लिंगटी घाटी भी लाहौल स्पीति में है। और चंद्रा घाटी भी कहाँ पर है, चंद्रा घाटी भी आपकी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी है जो बार बार आपको परीक्षाओं में काम आने वाली है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका कुल्लू दिया है, कुल्लू में आपकी कुल्लू घाटी है जिसको देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडी की बात करते हैं तो मंडी में हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, आपकी मंडी की सबसे उपजाऊ घाटी वलय घाटी है और पूरे हिमाचल की सबसे उपजाऊ भी है वलय घाटी, और वलय घाटी को ना सुंदर नगर घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा मंडी में चौहार घाटी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, भूलेंगे नहीं। चौहार घाटी कहाँ पर है, चौहार घाटी मंडी में है। इमला बिमला घाटी, ये भी इमला बिमला भी कहाँ पर है, तो इमला बिमला घाटी भी कहाँ पर है, आपके मंडी में स्थित है। इसके अलावा इमला बिमला घाटी के अलावा चौंथरा घाटी, तो चौंथरा घाटी भी कहाँ पर है, आपकी मंडी में स्थित है। किन्नौर में बात करते हैं तो किन्नौर में है रिब्बा घाटी, किन्नौर में आपकी रिब्बा घाटी है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। किन्नौर में ही आपकी बसपा घाटी है, बसपा घाटी जिसको कि सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी घाटी जिसको सांगला घाटी भी कहा जाता है तो वो है बसपा घाटी, जिसको सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो छितकुल गांव है ना भाई, छितकुल गांव है ना, वो किस घाटी में पड़ता है, तो छितकुल गांव जो है आपकी किस घाटी में है, सांगला घाटी में। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो कमीशन, जेबीटी कमीशन, किसी भी एग्ज़ाम की, नॉन मेडिकल कमीशन, टीजीटी मेडिकल, किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें जीके आता है, ये सीरीज़ भेज दे, उनको बहुत काम आने वाली। चाहे एलआईडी की तैयारी कर रहा है, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएस जैसे परीक्षाओं तक यहाँ से क्वेश्चन दिखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीरीज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार एक घाटी है हिमाचल प्रदेश में, क्यारदा दून घाटी, और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। और क्यारदा दून घाटी को ना
पोंटा घाटी, किस नाम से? पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। कुछ सोलन की मैं बात करता हूँ, जैसे सोलन में आपकी कौन कौन सी घाटी है, तो अगर सोलन की बात करते हैं, तो अगर मैं सोलन की बात करता हूँ तो सोलन में आपकी दून घाटी, तो दून वैली कहाँ पे? ये सोलन में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है सपरून घाटी, तो सपरून घाटी कहाँ पर है? सोलन में है। आपकी सरसा घाटी, कुनियार घाटी, अश्विनी घाटी और गंबर घाटी, ये सारी की सारी घाटियाँ जो है सोलन में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में किस साल हुआ था? देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, प्रथम विधानसभा की बात करें, तो बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, उनको 1951 और 1952 दोनों याद आता है। तो जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल में 1951 में हुए थे। देखिए, अगर प्रथम आम चुनाव, प्रथम लोकसभा चुनाव की बात करें, वो 1952, 51 दोनों में हुए थे। लेकिन भैया वो 1952 आप सही कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1951 आपको सही करना होगा। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो 1951 में हुए थे, और पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे और कितने सीटों के लिए हुए थे? तो 36 सीटों के लिए हुए थे, और जिसमें 24 सीटों पर विजय पाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, और वाई.एस. परमार जी को हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पहला 5 ईयर प्लान चला था 1951 से 1956 के बीच चला था, इस बात को आपने याद रखना है। और वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के 4 बार कुल मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, इस बात को आपने याद रखना। सिरमौर जिले के बाकथन नामक स्थान से संबंध रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट।